हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। अपने पढ़ रहे हैं 9th की साइंस और इसमें अपने पहला चैप्टर चल रहा है। इससे लास्ट वीडियो में अपने दोस्तों जो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण थे या पदार्थ का जो परिचय था वो अपने पढ़ चुके हैं। पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण रहे थे, उनको अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं वीडियोस को टुकड़ों में बांट कर आपको दे रहा हूँ, इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और मुझे भी बाकी बच्चों को थोड़ा पढ़ाना होता है, तो मैं एक ही क्लास की लंबी वीडियोस नहीं बना सकता, तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में वीडियो आ रही है ताकि आपको रोज कुछ ना कुछ कंटेंट पढ़ने को मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों पदार्थ के दूसरे गुण की ओर। जो दूसरा गुण है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अपने इससे लास्ट वीडियोस में ये कवर कर चुके हैं भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। अब अपने देखेंगे भी पदार्थ के अंदर वो कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। क्या उनके बीच में जगह होती है, खाली जगह, या वो एकदम मजबूती से टाइटली पैक होते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको समझने के लिए अपने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। देखो प्रैक्टिकल में अपने क्या करने जा रहे हैं। प्रयोग में मैंने क्या लिया, जल लिया एक बीकर में। ये एक बीकर है कांच का, इसमें मैंने जल लिया 100 मिलीलीटर जल ले लिया। मैंने कितना जल ले लिया, 100 ml जल, यानी 100 मिलीलीटर जल ले लिया। इस जल का स्तर इसमें यहां तक है, मतलब यहां तक पानी भरा हुआ है। इसमें मैं निशान लगा देता हूं, जल का स्तर बीकर के अंदर मैंने किसी चीज से निशान लगा दिया। मैं इस बीकर के अंदर बाद में क्या डालता हूं, पहले जल भरा हुआ है 100 मिलीलीटर, फिर इसमें मैं 50 ग्राम चीनी डालता हूं। इस बीकर में अपने क्या डालते हैं, 50 ग्राम चीनी डालते हैं और अपने बाद में चीनी को, मतलब चीनी को घोल देते हैं अंदर। पहले अपने पानी ले लिया बीकर में 100 मिलीलीटर, फिर मैंने इस बीकर के अंदर किसको घोल दिया, 50 ग्राम चीनी को घोल दिया। और अब देखते हैं भी क्या होता है। क्या बन चुका है दोस्तों, चीनी का विलयन बन चुका है, यानी चीनी पानी के अंदर क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। तो मैं बोल सकता हूं चीनी का विलयन, या फिर शर्करा का, चीनी को शर्करा बोल सकते हैं हमने, शर्करा का विलयन। चीनी घुल गई अंदर अच्छे से। पर अब देखो दोस्तों, सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जब मैंने पानी भरा तो पानी का स्तर बीकर में ये है और मैंने उसमें क्या डाल दी, बाहर से 50 ग्राम चीनी डाल दी। तो एक कॉमन सेंस है कि जब मैं चीनी डालूंगा अंदर पानी में तो ये जल का स्तर यहीं तक रहेगा बीकर में या ऊपर चढ़ेगा। तो चीनी बाहर से, अपने कॉमन सी बात है भी बाहर से कोई चीज डालते हैं तो स्तर बढ़ना चाहिए, पर वास्तव में स्तर परिवर्तित नहीं होता है। अब ये स्तर चेंज नहीं हुआ पानी का, चीनी मैंने घोल दी, फिर भी बीकर के अंदर जो जल का स्तर है वो यहीं, जहां पहले था पानी का स्तर वहीं पर अब है। यानी चीनी डालने से, 50 ग्राम चीनी डालने से जल का स्तर बीकर में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो मेरे द्वारा डाली गई चीनी कहाँ गई फिर? मैंने चीनी डाली, पानी का स्तर तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ, तो वो फिर चीनी गई कहाँ? तो देखो दोस्तों, वो चीनी कहाँ गई, क्यों? क्योंकि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब देखो भाई साहब, जो जल है ये भी तो क्या है, पदार्थ हैं। जल भी तो किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ये जो जल है इसमें बहुत सारे कण होंगे और उन कणों के बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। जब मैंने चीनी अंदर डाली तो चीनी भी एक पदार्थ है जो किससे मिलकर बनी हुई है, कणों से। यानी इसके जो कण हैं वो जल के कणों के बीच में जो खाली जगह है वहां जाके समावेशित हो गए हैं, फिट हो गए हैं। इसलिए जल का स्तर चेंज नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी जल का स्तर क्यों नहीं चेंज हुआ, या मैं बोल सकता हूं आयतन क्यों नहीं चेंज हुआ, मात्रा मतलब। तो वो चीनी कहां गई, वो चीनी कहां गई, पदार्थ यानी जल के कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान में कौन समावेशित हो गया, वो चीनी अंदर जाके चीनी के कण जो है वो फिट हो गए। समझ गए दोस्तों? तो देखो दोस्तों, इसको लिखेंगे कैसे, यहां लिख देता हूं आपको। 100 मिलीलीटर जल में
50 ग्राम चीनी डालने पर जल का स्तर परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जल का आयतन, या सीधा बोल सकते हैं अर्थात मतलब टोटल आयतन, पूरा आयतन, अर्थात आयतन परिवर्तित नहीं होता है। अब देखो दोस्तों, यहां आयतन में परिवर्तन न होना पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है। अगर देखो दोस्तों कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता तो फिर क्या होता, चीनी डालने पर जो चीनी है वो अंदर जाती या ऊपर आ जाती, ऊपर आ जाती, जिससे कुछ ना कुछ आयतन में क्या होता, परिवर्तन होता। अब आयतन में परिवर्तन हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है भी वो चीनी सारी की सारी कहाँ गई है, अंदर कहीं ना कहीं जगह है, उस जगह में अंदर जाके चीनी घुस गई है, यानी पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अतः इसलिए चीनी के कण जल के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं, अंदर धस जाते हैं। इससे एक बात और क्लियर हुई दोस्तों आपको, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण आपस में मजबूती से पैक नहीं होते हैं, टाइटली पैकिंग नहीं होती है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर टाइटली पैकिंग पूरा मजबूती से पैक होते तो चीनी को अंदर घुसने में दिक्कत होती, अंदर एडजस्ट नहीं हो पाती। अब अंदर जगह है और वो पार्टिकल भी क्या है, बाहर से कण आए तो इधर उधर होके ऊपर वाले कण को क्या कर रहे हैं, अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे अपने 5 व्यक्तियों के बीच में 6ठे 7वें 8वें व्यक्ति को बैठाते हैं तो एडजस्ट होके बैठाते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे जो कण है पहले से पदार्थ के, उनके बीच में रिक्त स्थान है और वो कण इतना ज़्यादा मजबूती से नहीं बंधे हुए हैं भी बाहर से आने वाले कण को अंदर जगह ना दे पाए, यानी टाइटली पैकिंग नहीं होती है। बाहर से अगर कोई कण आएगा तो आसानी से उनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें एडजस्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पदार्थों के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है, कैसे होता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब अपने चलते हैं तीसरे गुण की ओर। अब ये तीसरा गुण अपने को क्या कहता है, देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। अब देखो दोस्तों, हालांकि इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, किसके अंदर, पोटेशियम पर मैग्नेट का जलीय विलयन। लास्ट वीडियो में ये मैं बता चुका हूं, आप वहां लास्ट वीडियो में जाकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, पोटेशियम पर मैग्नेट के जलीय विलयन में अपने देखा भी कण क्या करते हैं, गति करते हैं। कैसे, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर बता देता हूँ। भी मैंने जल लिया था और जल का कोई रंग नहीं होता और मैंने इसमें क्या डाला था,
पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रंग होता है बैंगनी, जिसका रंग क्या होता है बैंगनी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा अभी पूरा विलयन ही क्या हो गया था, बैंगनी रंग का हो गया था। तो पूरा विलयन बैंगनी रंग का क्यों हुआ? अगर पदार्थ के कण गति नहीं करते तो पोटेशियम परमैंगनेट यहीं रहना चाहिए था, यानी यहीं पर बैंगनी रंग आना चाहिए था, पूरे जल में बैंगनी रंग नहीं आना चाहिए था। पूरे जल में बैंगनी रंग आने का मतलब क्या है? भी पोटेशियम परमैंगनेट भी एक पदार्थ है, ये भी किससे मिलकर बना है? कणों से, जिनका रंग क्या है बैंगनी, और वो सारे कण टिककर नहीं बैठ रहे हैं, जल में गति कर रहे हैं। और जब पूरे जल में गति कर लेते हैं, पूरे जल में पहुंच जाते हैं, तो पूरे जल को ये कौन सा रंग प्रदान कर देते हैं? बैंगनी रंग प्रदान कर देते हैं। तो अपने इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को जब मैंने जल में डाला तो पूरा जल बैंगनी हो गया। ये क्या प्रदर्शित करता है? भी पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं या जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। अब अपने इसी चीज को आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है विसरण, विसरण प्रक्रिया से इस चीज को और क्लियर करते हैं। तो देखो दोस्तों, विसरण क्या है? पहले तो अपने ये पढ़ते हैं विसरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब देखो दोस्तों, विसरण है क्या? पहले इसकी अपने परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। या एक परिभाषा और है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही आपस में मिलना विसरण कहलाता है। देखो दोस्तों, सांद्रता किसको बता रही है? मात्रा को। एक बार आप ध्यान रखें, बाकी मैं सांद्रता जो टॉपिक है इनको मैं अलग से क्लियर करूंगा। सांद्रता, तनुता, ये क्या चीज़ होती है, मोल वगैरह सब देखेंगे अपने। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले विसरण है क्या? किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से कहाँ जाना? निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। उच्च सांद्रता मतलब किसी पदार्थ की यहाँ अगर अधिक मात्रा है और यहाँ कम है तो अधिक से अपने आप ही कहाँ चला जाएगा? कम की ओर चला जाएगा। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे? विसरण बोलेंगे। भी कोई पदार्थ अपनी ज़्यादा मात्रा से अगर कहाँ जा रहा है? कम मात्रा की ओर जा रहा है, तो उसे अपने क्या कहेंगे? विसरण। या मैं दो पदार्थों को आपस में घोल दूं और वो दोनों अपने आप धीरे धीरे आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को भी अपने क्या बोलते हैं? विसरण। मैंने दोनों परिभाषाएं सामने लिख दी है। भी कोई पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से कहाँ जा रहा है? निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विसरण। और अगर दो विभिन्न पदार्थ हैं और उनके कण आपस में धीरे धीरे घुल रहे हैं, मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। देखो दोस्तों, इसे अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वही एग्जाम्पल ले लेता हूं, बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगरबत्ती जलाने पर इसकी सुगंध का संपूर्ण या पूरे घर में फैलना। एक बेसिक सा एग्जांपल। अब देखो दोस्तों, मैंने अगरबत्ती जलाई घर में किसी कमरे में। अगरबत्ती किसी कमरे में जलाई पर उसकी सुगंध पूरे घर में कैसे फैल गई? अब ये सोचने वाली बात है। अगरबत्ती को जब अपने जलाएंगे तो अगरबत्ती भी एक पदार्थ है। अगरबत्ती क्या है? एक पदार्थ है। ये भी किससे मिलकर बनी हुई है? कणों से। जलाने पर वो कण किस रूप में निकल गए? किस अवस्था के रूप में निकले? ठोस, द्रव या गैस? धुआं निकलता है तो अपने कॉमन सी बात है भी अगरबत्ती एक पदार्थ है, उसमें भी कण हैं, यानी वो भी कणों से मिलकर बनी हुई है। जब उसको जलाया तो वो कण किस रूप में प्रकट हो गए? गैस के रूप में निकले, और वो गैस के रूप में निकले कण पूरे घर में फैल रहे हैं। जहां जहां तक वो कण जा रहे हैं वहां अपने को क्या आ रही है? सुगंध आ रही है। अगर अपने को घर में तीसरे कमरे में बैठे हैं अपने और वहां तक सुगंध आ रही है, तो इसका मतलब ये है भी वहां तक वो
वो गैस के कण गति करते हुए पहुंच चुके हैं, तब आपको वहां पर क्या आ रही है, सुगंध आ रही है। अब इसमें विसरण कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं अपने। देखो, अगरबत्ती जिस कमरे में जलाई, जहां अगरबत्ती जलाई वहां पर गैस के कणों की जो मात्रा होगी, सांद्रता होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। कॉमन सी बात है, जहां अगरबत्ती रखी है वहीं धुआं ज्यादा निकलेगा, यानी वहां कणों की मात्रा क्या होगी, गैस के कणों की। जो अगरबत्ती के कण थे वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं धुएं के रूप में, यानी उसको अपने गैस बोल सकते हैं। और उन गैस के कणों की मात्रा कहाँ ज़्यादा होगी, जहां अगरबत्ती जलाई है। अब वो ज़्यादा मात्रा से कहाँ जा रहे हैं, कम मात्रा की ओर जा रहे हैं, यानी पूरे घर में जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये हुआ ना विसरण। विसरण यही तो है, अपनी उच्च सांद्रता से पदार्थ कहाँ जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर। ज़्यादा मात्रा से कहाँ जाएगा, कम मात्रा की ओर। तो इसको अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। जलाने पर क्या हुआ, जलाने पर अगरबत्ती के कण गैस के रूप में तेजी से पूरे घर में फैलते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अगरबत्ती जलाने पर पूरे घर में सुगंध आती है, क्यों, तो इसका आप कारण क्या बताओगे, इसका क्या कारण है, विसरण। तो आप इसमें लिखोगे भी अगरबत्ती जलाने पर जहां अगरबत्ती जलाई गई, पहले तो आप सीधा यही लिखोगे भी यह जो उदाहरण है वो विसरण क्रिया पर आधारित है, और इसमें पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से कहां जा रहा है, निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है। इसलिए जहां अगरबत्ती जलाई गई वहां से पूरे घर में उसकी क्या आ रही है, सुगंध आ रही है, क्योंकि वो जो कण हैं वो पूरे घर में अपनी उच्च सांद्रता से कहां जा रहे हैं, निम्न सांद्रता की ओर गति या गमन कर रहे हैं। देखो, कुछ और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे रसोई में बने भोजन की सुगंध पूरे घर में आना। ये भी सेम ही चीज है, भी अपने भोजन बनाएंगे रसोई में तो वही बात, उसमें जो भाप निकलती है, गैस के कण वो क्या होंगे, अपनी उच्च सांद्रता, क्योंकि वहीं पर गैस के कण ज्यादा होंगे भोजन के आसपास, वहां से कहां जाएंगे, पूरे घर में, यानी अपनी अधिक मात्रा से निम्न मात्रा की ओर जाएंगे। ये विसरण ही हुआ। और देख लो दोस्तों, इत्र, परफ्यूम, इत्र की खुशबू का पूरे घर में फैलना, ये भी इसी कंसेप्ट पर है। भी अपने जो इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, वो परफ्यूम भी फटाफट पूरे घर में फैल जाता है, उसकी खुशबू। वो किस पर आधारित है, विसरण पर आधारित है। इसके बाद एक और देख सकते हो दोस्तों, जल में शाही का फैलना। भी आप एक बीकर ले लो, बीकर में पानी डालो, जैसे ये बीकर है, इसमें पानी डाल दिया और इसमें मैंने बाहर से इंक डाली। अब इंक की सांद्रता यहाँ जाता है, यहाँ ज्यादा सांद्रता से इसके कण धीरे धीरे अपने आप किस तरफ जाएंगे, कम सांद्रता की ओर जाएंगे। तो ये क्या है, विसरण। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कण पूरे जल में पहुंच नहीं जाते, या पूरे जल का रंग एक जैसा नहीं हो जाता, समान रूप से कण नहीं बंट जाते। तो ये क्या है, विसरण ही तो है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये विसरण क्या है, किस तरह से कंसेप्ट होता है। ये विसरण पर आधारित कुछ एग्जाम्पल है, बाकी और चीजें हमने और देखेंगे, क्वेश्चंस में सोल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इसी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से बता देता हूं। भी अपने को ये पता चल गया पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। अब गति करने का मतलब अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। विकर्ण गति कर रहे हैं, गति करने का मतलब कि गति कब करेंगे, जब उनमें गति करते समय कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। अब अपने को पता चल गया अभी पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, तो इसका मतलब कणों में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। अब देखो दोस्तों आगे, ताप बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है।
अर्थात अब कणों की गति बढ़ जाएगी तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अर्थात कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। भी आपने पानी को गर्म होते हुए देखा होगा, स्टार्टिंग में पानी एकदम रिलैक्स होता है, उसके जित पानी भी एक पदार्थ है, उसमें भी कण है। जब आप पानी को गर्म करते हो तो आपने देखा होगा अभी कण किस तरह से अंदर दौड़ने लग जाते हैं। कारण क्या है, भी आपने ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाने से कणों की गति क्या हो गई है, बढ़ गई है। कितना तेज दौड़ते हैं उसके अंदर कण, और कणों की गति बढ़ने का मतलब है भी उनकी क्या बढ़ चुकी है, गतिज ऊर्जा बढ़ चुकी है। अब आप यहां से एक बात और भी समझ सकते हैं, ताप बढ़ाने पर विसरण क्रिया भी बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विसरण क्रिया भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो दोस्तों, आपने ताप बढ़ाया, कण एकदम तेज दौड़ने लगे। अब दौड़ने का मतलब क्या होगा, वो जल्दी जल्दी कहाँ पहुंचेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे, और यही तो क्या है, विसरण। पदार्थ का अपनी ज्यादा मात्रा से कहाँ जाना, कम मात्रा। अब ताप बढ़ाने पर उनकी गति बढ़ गई, गति बढ़ गई, इसका मतलब वो बहुत फास्ट चलेंगे, और फास्ट चलेंगे तो क्या होगा, फिर विसरण भी क्या होगा, अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। कैसे, ये भी अपने पढ़ा, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो भी अपने पढ़े, जिन पर बुक में क्वेश्चंस बने हुए हैं, उनको अपने सोल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक गुण और रह गया है, कुछ छोटी सी बातें हैं भी, पदार्थ जैसे दृढ़ पदार्थ क्या होता है, तरल क्या होता है, या पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कैसे काम करता है, ससंजक आसंजक बल जो भी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक ये वीडियो और ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो, ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है या जो बच्चे अप्रोच नहीं रख रहे हैं पढ़ाई की, क्वालिटी स्टडी की, वहाँ तक ये कंटेंट पहुँचे और वो बच्चे मुझसे जुड़ पाएँ, क्योंकि मैं 9th 10th 11th 12th पूरी सीरीज यूट्यूब पर करवाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।